हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 11 अक्टूबर। जो आज की करंट अफेयर रहेगी उसके टॉपिक्स यहाँ पे टोटल मिक्स्ड रेशन। जो टोटल मिक्स्ड राशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स डे जो अभी मनाया गया था उसके बारे में देखेंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ क्या हैं, और ई रुपी या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं टोटल मिक्स्ड रेशन, मतलब टोटल मिक्स्ड राशन। अभी सेंटर ने कुछ स्टेट्स को ये फैसिलिटी ऑफ़र की है कि वो ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या, टोटल मिक्स्ड राशन। एक तरह का ये क्या है, चारा है। जहाँ पे भी गाय भैंसों के लिए चारे की कमी है जिन स्टेट्स के अंदर, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या भेजेगी, टोटल मिक्स्ड राशन। ये एक तरह का क्या है कि इसके अंदर सब तरह की चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। जितने भी मिनरल्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं, सब इस चारे के अंदर मिलाया होता है। तो ये अगर हम डायरेक्ट गाय भैंसों को डाल देना तो फिर उनसे क्या है, उनका जो न्यूट्रिएंट सोर्स है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में काफ़ी फ़र्क आएगा। और सबसे बड़ी बात, वो जितनी भी आजकल जो बीमारियां चल रही हैं इनसे भी बचने में उनकी काफ़ी हेल्प रहेगी। ओके। तो वैसे भी हमने देखा है कि देखो गांव वगैरह जितने भी है वहाँ पे हम इसका पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं ना, दलिया वगैरह डालते हैं गाय भैंसों को। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी बड़े बड़े ये क्या कहते हैं, गाय भैंसों के लिए जितनी भी जगह बना रखी है जहाँ पे इनको रखा जाता है, तो उधर गवर्नमेंट ये टोटल मिक्स्ड राशन भेजेगी। TMR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट किया गया, 1950 से जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड करती रही। एक तरह का कंप्लीट राशन है ये, जिसके अंदर क्या कटा हुआ ग्रीन फॉडर होता है, चारा होता है, और साथ में सीरियल्स को ब्लेंड करके, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस के अंदर उनको डाला जाता है। उनके प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं, जैसे कि छिलका हो गया। ये सब सारी चीज़ें उसके अंदर मिला के एक तरह की बैलेंस डाइट बना के जो डेयरी एनिमल्स है उनको दी जाती है। However, in smallholder dairy production system that is prominent in India, a crop residue based TMR is more appropriate। ठीक है कि भाई देखो, एक तरह से जो छोटे स्तर पे जितनी भी ये डेयरी वगैरह है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो खेतों के अंदर जितने भी रेजिड्यू बच जाते हैं, ठीक है, उनको लेके उसको मिक्स करके हम गाय भैंसों को डाल देते हैं। तो वो भी इसी तरह से काम करता है। इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ ड्राई TMR, इट एनेबल्स बेटर फीड इनटेक, reduce feed wastage, maintain a stable rumen environment एंड इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी। एक तो भाई एक तरह से खाना वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, सारा भोजन वो खा लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। ऊपर से जो उनका पेट है, ठीक है, जो रूमन है उसका एनवायरनमेंट, मतलब वहाँ की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, ठीक है, वो सब कुछ सही रहेगी। तो उससे वो बीमार भी नहीं होगा। और आगे जो क्या कहते हैं, दूध वगैरह भी एक तरह से वो ज़्यादा देगा, है ना, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी होएगी। इट कैन बी कस्टमाइज टू द लैक्टेशन स्टेज। जब गाय या फिर भैंस जब दूध देने की स्टेज पे आती है ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा फेरबदलाव किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमको हायर प्रोडक्टिविटी मिले। तो यही सब इसके अंदर बताया गया है। द रफ पोर्शन ऑफ द TMR प्राइमरीली कंप्राइज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, कि भाई इसके अंदर क्या क्या मिला होता है। क्रॉप रेजिड्यू जितनी भी पीछे फसल का जो लेफ्ट ओवर बच जाता है, वीट के स्ट्रो बच जाते हैं ना, पैडी स्ट्रो हो गया, ड्राई शुगर केन हो गया, ये सब मिला के ये एक तरह से रेडी होता है। और फिर इसको आगे क्या करा जाता है, आगे जगह अपनी लोकेशंस के ऊपर भेज दिया जाता है। और ऊपर से एक तरह से ये इन्वायरमेंट को भी हेल्प करता है। वरना जितनी भी क्रॉप रेजिड्यू होती है, लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, उससे भी पर्यावरण का भी नुकसान। तो अगर उस चीज़ को ऐसे यूज़ कर लिया जाए तो सबको फ़ायदा है, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा, और जो भूखे जानवर हैं उनका पेट भर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं CBDC। ये है क्या, 91 कंट्रीज़ इसके ऊपर करंटली वर्क कर रही हैं। एक तरह से ये है ना, ई रुपी सिस्टम है। पायलट प्रोजेक्ट है किसका, RBI का, ठीक है। RBI ने अभी इसको लॉन्च कर दिया है। और इसके अंदर क्या है, एक तरह से जो पेपर करेंसी जो हम जेब में लेके घूमते हैं, वैसे ही ये एक तरह की ई करेंसी है, ठीक है, ई रुपी है, जो कि हमारे वॉलेट्स वगैरह में, जो ऑनलाइन वॉलेट वगैरह में पड़े रहेंगे। और ये भी एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट की तरह यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया क्रिप्टो करेंसी है ना, उसी तरह से ये भी है।
ये भी क्या होगा, एक तरह से लाइबिलिटी होगा सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में, इसको भी दिखाया जाएगा कि भाई कितना बचा है कितना नहीं। हर बैलेंस शीट के अंदर इसका जिक्र होगा कि भाई आप कहाँ पे इसको भेज रहे हो, कितना कहाँ पे खर्च कर रहे हो। और इसको दो तरह से, एक अकाउंट बेस्ड रूप में आप देख सकते हो और एक टोकन बेस्ड के रूप में। अगर मान लो कि आपने टोकन बेस्ड किसी को दे दिया, ठीक है, कि भाई टोकन बेस्ड मैंने जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है टोकन के अंदर कन्वर्ट करके किसी को दे दी, तो जिसके पास ये रहेगी उसको ये क्या है ना, प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसका जेन्युइन हकदार है, ठीक है। और अगर अकाउंट बेस्ड है तो ठीक है, फिर आपकी क्या है, आइडेंटिटी वेरीफाई होगी अकाउंट होल्डर की कि ये आपकी है। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया। और अभी भी क्या है, रिसेंटली में 2022 के अंदर करीबन 105 कंट्रीज़ इसको ट्राई कर रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं, लेकिन अभी तक उसमें से केवल और केवल कुछ ही कंट्रीज़ है जिन्होंने इसको लागू किया है। 10 कंट्रीज़ ने इसको लॉन्च किया, जिसमें से पहली कौन थी, बहामियन सेंट डॉलर था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 के अंदर। और जो अभी लेटेस्ट है वो है जमाइका का जेमडेक्स। तो ये थोड़े से नाम ध्यान रख लेना, इनको मतलब पूछ लिया जा सकता है। अब बात करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की। ये है क्या, कैसे काम करती है, सब देखते हैं। यूनियन होम एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर सेड दैट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, पैक्स, विल बी सेटअप इन ऑल पंचायत ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। कि भाई अगले 5 साल के अंदर अंदर ये जो सोसाइटी है इनको हर एक पंचायत में सेटअप कर दिया जाएगा। इसका काम क्या है, पैक्स आर द ग्राउंड लेवल कॉरपोरेशन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन्स टू फार्मर फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एक्टिविटीज़। कि भाई ये एक तरह से बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल की एक कॉरपोरेट सोसाइटी होगी या फिर एक बैंक की तरह ये काम करेगा इंस्टीट्यूट, जो कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए, मतलब थोड़े समय और उससे एक तरह से मीडियम टर्म के लिए है ना, उससे थोड़े से और ज़्यादा समय के लिए एग्रीकल्चर लोन देगा फार्मर्स को, जिससे वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक फसल के लिए दे दिया या फिर 2 फसल के लिए उनको लोन दे दिया। ये ग्रास रूट जो पंचायत लेवल और विलेज लेवल पे काम करेगी। आपको डायरेक्ट बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली पहले इनसे लोन ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड इन 1904 के अंदर पहली ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था। तब पैक्स फंक्शनिंग एट द बेस ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम, वो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम के बेस पे ये काम करती है, जिसके अंदर जिसके जो मेजर आउटलेट्स हैं वो क्या है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पे क्रेडिट प्रोवाइड करते थे किनको, रूरल सेक्टर्स में। अब इसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, करंटली 65,000 पैक्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन जो आगे के 5 साल जो आने वाले हैं उसमें हर एक पंचायत के अंडर में इसको लाने की कोशिश हो रही है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सीधी सी बात है, टू रेज कैपिटल टू मेक लोन्स एंड सपोर्ट मेंबर एसेंशियल एक्टिविटीज़। कि भाई लोगों को जो उनकी जो एसेंशियल एक्टिविटी है उसके लिए लोन्स प्रोवाइड किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। टू कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स टू इम्प्रूव देयर सेविंग हैबिट्स, और अगर लोग चाहें, अगर उनके पास ज़्यादा बचत आ रही है तो वो यहाँ पे आके डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, टू सप्लाई एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड सर्विस टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस, कि भाई एक अच्छे से अच्छी ब्याज दर पे उनको लोन प्रोवाइड किया जाए या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, है ना। टू मेक ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इम्प्रूविंग इरीगेशन ऑन द लैंड ओन्ड बाई मेंबर, कि भाई जो इरीगेशन सिस्टम है धरती का, ज़मीन का, उसको और इम्प्रूव किया जाए, जो भी इनकी वेरियस अलग अलग स्कीम्स होंगी उसके थ्रू। तो ये सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हीं के थ्रू मतलब ये इसका काम रहेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी PACS, दे आर मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विस सच एज बैंकिंग, ऑन साइट सप्लाई, मार्केटिंग प्रोड्यूस, कंज्यूमर गुड ट्रेडिंग्स। कि मतलब एक तरह से ये केवल बैंकिंग का ही काम नहीं करेगी, मतलब एक लोन देने का ही काम नहीं करेगी, ऊपर से ये आपको ऑन साइट सप्लाई भी प्रोवाइड करेगी। मान लो आपको खेतों के अंदर क्या है ना, सोलर पैनल्स होते हैं, ठीक है, या फिर और जितनी भी DAP वगैरह खाद वगैरह हो गई, इन चीज़ों की भी सप्लाई आपको करेगा। और जो आपकी जो प्रोड्यूस होगी, जो खेती होगी, उसके लिए आपको एक मार्केट भी प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप इसकी खरीद सकते हो, इसको बेच सकते हो, है ना।
तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करेगा। दे फंक्शन एज ए मिनी बैंक की तरह काम करती, फाइनेंस भी प्रोवाइड करती, लोन भी देती हैं, और एज वेल एज काउंटर टू प्रोवाइड एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड कंज्यूमर गुड्स, और ये जो बाकी की सर्विस होगी ये भी आपको प्रोवाइड करती है। दी सोसाइटी आल्सो प्रोवाइड वेयर हाउसिंग सर्विसेज टू द फार्मर टू प्रिजर्व एंड स्टोर देयर फूड ग्रेन्स। एक तरह से यहाँ आपको वेयर हाउस सर्विस भी प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे क्या है, फार्मर अपनी जो फसल है, जो उपज है, उसको वहाँ पे जाके स्टोर कर सकता है जब तक वो उसको ना बेच दे। पैक्स अकाउंट फॉर 41% ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड्स, कि जो अभी कंट्री के अंदर जो 3.1 करोड़ फार्मर्स हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, मतलब 41%, 41% किसान क्रेडिट कार्ड जो कि स्कीम के थ्रू जो लोन्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो कौन देता है, पैक्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, पूरा ऑल ओवर द कंट्री। 95% ऑफ दीज KCC लोन्स थ्रो पैक्स आर टू बी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, कि भाई और जो इनमें से जो KCC लोन्स हैं किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उनमें से 95% किसके, पैक्स के थ्रू जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, यहाँ पे 87 नहीं है, 19th आएगा, 90वीं। तो द इंडियन एयरफोर्स इज सेलिब्रेटिंग 19th एयरफोर्स डे ऑन October 8, जो यहाँ October 8 गई है उस दिन 90वां एयरफोर्स डे मनाया गया था। और इसके हाइलाइट्स क्या थे, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था, सबसे पहले तो चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है, वहाँ पे फ्लाईओवर हुआ, परेड हुई एक तरह की, और इसके अंदर सबसे कौन कौन से जो हमारे एयरफोर्स के जितने भी क्या है ये हेलीकॉप्टर्स हो गया, ठीक है, और फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, इन्होंने भाग लिया था, जिसमें क्या थे, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसको अभी इंडक्ट किया है एयरफोर्स के अंदर, है ना, जो कि मतलब 15 या 14 दिए जाएंगे, जिसमें से 10 किसको मिलेंगे, इंडियन एयरफोर्स को, और 4 या 5 मिलेंगे आर्मी को, ठीक है। और इसके अंदर ये था प्रचंड, और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो तेजस था उसने भी इसमें भाग लिया, सुखोई ने भी, MiG-29, जैगुआर, राफेल, IL-76, C-130J एंड हॉक, इन्होंने इसके अंदर फ्लाई पास्ट के अंदर पार्ट लिया था। अमोंग हेलीकॉप्टर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, चिनोक, अपाचे, MI-17 विल बी पार्ट ऑफ एरियल डिस्प्ले, तो इन्होंने भी इसके अंदर अपना शोकेस किया था। अब इंडियन एयरफोर्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1932 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी, कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स ने, है ना, किसका सपोर्ट करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया था, रॉयल एयरफोर्स, जो कि किसकी थी, यूनाइटेड किंगडम की, महारानी की, जो वहाँ की जो रानी थी उसकी। और इसको किसके अगेंस्ट में वार लड़ना था, जापान के अगेंस्ट में वार लड़ना था, ठीक है, टू स्टॉप द जैपनीज़ आर्मी प्रोग्रेस इनटू इंडिया, कि भाई जो जैपनीज़ आर्मी है इसको इंडिया में एंट्री करने से रोका जाए, इसलिए एयरफोर्स का गठन किया गया था। और इसने कौन सी जगह को टारगेट बनाया था, जो जैपनीज़ बेसिस थे बर्मा के अंदर, उनके ऊपर इसने अटैक किया था, ठीक है। 1945 के अंदर किंग जॉर्ज 6 ने इसको प्रीफिक्स दिया था रॉयल का, उसके बाद से इसको क्या कहा गया, रॉयल इंडियन एयरफोर्स या फिर रॉयल एयरफोर्स, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, जब भारत को आज़ादी मिल गई तो उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानी गई, और इसका नाम चेंज कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स, कब, 1950 के अंदर। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके जो सुप्रीम कमांडर कौन है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जितने भी आर्म फोर्सेज हमारी, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, ठीक है, या फिर आर्मी हो, उसके सुप्रीम कमांडर हैं। और इंडियन एयरफोर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स है हमारे देश की। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, और इसका मोटो क्या है, टच द स्काई विद द ग्लोरी, जो कि कहाँ से लिया गया है, 11th चैप्टर ऑफ भगवत गीता का जो 11th चैप्टर है वहाँ से इसको उठाया गया है, वहाँ से इसको लिया गया है। द चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड एयर चीफ मार्शल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ द एयरफोर्स। जो एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल कमांड है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, चीफ एयर मार्शल, जो कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, ठीक है। व्हाट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किए गए आज तक के सबसे बड़े बड़े ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, पढ़ लेते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एयरफोर्स टूक पार्ट इन वार्स विद पाकिस्तान एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना और पाकिस्तान की जो वार हुई थी उसके अंदर भी इंडियन एयरफोर्स ने भाग लिया था,
ठीक है, और अपने आप को साबित भी किया था कि हम कितने सक्षम हैं। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था जी। उसमें क्या था कि टू रिगेन द कंट्रोल ऑफ हाइट्स कमांडिंग द सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर वो वापिस से कंट्रोल लेने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। किस किस के द्वारा? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जो भी जितने पैरामिलिट्री ट्रूप्स थे उनके द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन मेघदूत। कब स्टार्ट हुआ था? 13 अप्रैल 1984। फिर इंडियन एयरफोर्स ने एक और रिलीफ ऑपरेशन के अंदर पार्ट लिया था जब गुजरात के अंदर जो साइक्लोन आया था 1998 में, और सुनामी आई थी 2004 में, तब भी इन्होंने हेल्प की थी। और जो बाकी के एयरफोर्स के जितने भी मिशंस रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया, सेकंड कश्मीर वार 1965 में, बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, ठीक है, ऑपरेशन पोम मिलाई 1987, ऑपरेशन कैक्टस 1988, कारगिल वार 1999, बालाकोट स्ट्राइक, इंडियन पाकिस्तान स्टैंड ऑफ 2019। ये जितने भी है ना, जितने भी ऑपरेशन है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनकी एक बार यूट्यूब पे जाके हिस्ट्री ज़रूर चेक करना। आप सोचते रह जाओगे कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी कैपेबल है, ठीक है। तो ये थे आज के थोड़े से ही टॉपिक थे, 4 ही टॉपिक थे। तो कैसी लगी क्लास मेरे को बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, और कोई कमेंट हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को बता सकते हैं। इसकी PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पेज पे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके वहाँ पे आप PDF ले सकते हैं और वहाँ